मेरी इच्छा है कि मैं 70 साल की उम्र तक भी डांस करूं और 90 साल की उम्र तक भी सीढ़ी चढ़ूं। जो वो एक फीलिंग आती है रात में, अगर 2:30 बजे भी अगर डिलीवरी होती है, तो जब बच्चा आपके हाथों में, आपकी गोद में आता है, और जब मैंने अपने चेहरे के ऊपर ओटी लाइट्स देखी, तब मुझे महसूस हुआ, पहली बार सर्जरी हम लोग कर रहे थे तो हमने फटाफट करके बच्चा निकाला, पेट को से के बंद किया, और हमारे जो एनेस्थेटिस्ट थे एक और डॉक्टर को बुलाया था। तो तब जरूर मैं उनको माधुरी दीक्षित जैसी लगती थी, लेकिन अब तो मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी मेरी तारीफ भी की। नमस्कार, मैं हूं राजपाल सरोही और आप देख रहे हैं वाइट कोट एंजल्स। आज हैं हमारे साथ डॉक्टर मनीषा त्यागी और एक उनका छोटा सा परिचय उन्हीं के मुंह से हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद राजकुमार जी। और मैं डॉक्टर मनीषा त्यागी हूँ और यहाँ पे मैं पिछले 20-22 सालों से गायनी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ कि मैं आईएमए की पूर्व सचिव रह चुकी हूँ और वर्तमान में मैं आईएमए की प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ अगले वर्ष के लिए। सबसे पहले आपकी जो स्टार्टिंग है मेडिकल करियर की, कैसे आपने इस फील्ड को चुना, इसके पीछे की प्रेरणा क्या थी? वैसे मेरे फादर वो इंजीनियर थे और मेरी मदर जो हैं वो टीचर थी, तो घर में पढ़ाई का माहौल तो था ही, लेकिन हाँ बिल्कुल शुरू से मैं डॉक्टर तो नहीं बनना चाहती थी। ऐसे ही कॉलेज में देख के कोई डॉक्टर, एक बार कोई हमारे यहाँ कॉलेज में आए थे जिन्होंने बच्चों को, हमें जो सब प्रश्नोत्तरी होती है उसमें मैंने देखा, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई। तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक करियर ऑप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो मैंने बायोलॉजी साइड ली और मैंने इसको चुना। कॉलेज मेरा एक्चुअली 1991 बैच है और मैंने अपनी कॉलेज एमबीबीएस की पढ़ाई केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में काफ़ी प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। और बल्कि मेरा मानना है कॉलेज के नाम मुझे जो लगता है कि उस शहर ने, उस कॉलेज ने मुझे सब कुछ दिया। मुझे शोहरत, नाम, और इसके अलावा मुझे मेरे जीवन साथी भी मुझे उस कॉलेज से ही मिला। तो मुझे उस कॉलेज की तो बहुत सारी मेमोरेबल जो छोटी छोटी यादें हैं मेरा करियर शेप करने में। इसके अलावा जो कुछ भी मैं आज हूँ, मैं अपने कॉलेज को ही इसका और अपने टीचर्स को ही इसका श्रेय देती हूँ। तो अब डॉक्टर बनने के बाद कैसा लगता है कि भाग्य को अपनी डेस्टिनी के बारे में कैसा महसूस होता है? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट नोबल जो आपका प्रोफेशन हो सकता है, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर शायद कुछ और नहीं होता। मैं मरीजों की सेवा करना और अपने काम को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। इस दुनिया में कितने बच्चे जन्म ले चुके हैं आपके जरिए? ये कहना तो बहुत, ये आंकड़ा मैंने सच में, अब आप पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है, लेकिन ये मैं बता तो नहीं सकती कि कितने बच्चे मैंने मेरे हाथों से, लेकिन अगर सच कहूँ, मैंने जो मुझे लगता है कि जब जो बच्चा आपके हाथ में आता है, गोद में आता है, अपनी माँ की कोख से निकल के वो अपनी माँ से भी पहले आपके हाथ में आता है, तो मुझे लगता है कि वो फीलिंग, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो वर्क टाइमिंग शेड्यूल वो सब बहुत अस्त व्यस्त होता है, लेकिन जो वो एक फीलिंग आती है रात में, अगर 2:30 बजे भी अगर डिलीवरी होती है, तो जब बच्चा आपके हाथों में, आपकी गोद में आता है, तो वो फीलिंग आपकी सारी रात की जो आपकी माथापच्ची थी, आप घर छोड़ के आए, आपकी नींद थी, सर में दर्द, वो सब खत्म हो जाता है जब आपकी गोद में बच्चा आता है। तो वो सबसे डिवाइन फीलिंग होती है। वो मुझे लगता है पूजा भी हमें करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन वो भी सबसे बड़ी पूजा होती है। आपके करियर में इतना लंबा 20 साल 25 साल का आपका करियर है, बहुत सारे मरीज इसमें आपको मिले होंगे, बहुत सारे पेशेंट आपने हैंडल किए होंगे, उसमें कुछ किसी को आप जो है याद करना चाहें, इसमें कोई ऐसा मरीज जो आपके दिल पे मतलब छप गया हो? अभी बल्कि कुछ दिनों पहले ही एक पेशेंट आई, डिलीवरी मैंने की थी, करीब 12-14 साल हो गए होंगे उसको, क्योंकि तो उसने बताया कि अपनी बेटी का नाम मनीषा रखा है।
और मुझे इतना टच की ये बात कि उसने कहा कि मैंने उसको सबसे ज़्यादा, मुझे याद नहीं तब, ये बेटी 14 साल की हो गई तो 14 साल पहले डिलीवरी हुई होगी, तो मुझे उस समय मेरी उम्र भी छोटी ही रही होगी आज के हिसाब से, लेकिन उसने बताया कि मैंने उसे बहुत संभाला था कि जब उसकी तीसरी बेटी हुई थी उसको, उसकी सास को, उसके पति को भी काफ़ी काउंसिल किया था। तो मुझे बहुत ये फीलिंग मैं भूल नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने अपनी बेटी का नाम मेरे नाम पे रखा, मुझसे प्रभावित होके। आपका इतना लंबा करियर रहा है, उसमें ना कोई ऐसा मोमेंट कि जब ज़िंदगी को देखने का जो आपका नज़रिया है वो बदल गया हो, कोई ऐसा मोमेंट है? हाँ, कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं। जब मैंने जब गायनी की पढ़ाई शुरू की, जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो एक्चुअली वो सब चीज़ें, एक पढ़ाई, एक रूटीन आपने सीखा, आप गए वहाँ पे केस देखते हैं, तो पेशेंट देखना एक आपका प्रोफेशन और आपका एक रूटीन और एक पढ़ाई का क्यूरिकुलम का हिस्सा होता है। जब मैं खुद प्रेग्नेंट हुई और जब मैं ओटी टेबल पे आई और जब मैंने अपने चेहरे के ऊपर ओटी लाइट्स देखी और बात करते हुए एनेस्थेटिस्ट को सुना और बात करती हुई गायनेकोलॉजिस्ट को सुना, तब मुझे महसूस हुआ पहली बार कि जब मैं मरीज बनी हूँ और अब मेरे ऊपर ऑपरेशन होने जा रहा है और कितना समर्पण मुझे अब करना है डॉक्टर के ऊपर। मेरी लाइफ, मेरा सांस सब एनेस्थेटिस्ट के हाथ में है, मेरी सांसें इस समय उनके हाथों में है और सब कुछ अब बाकी जो है मेरे गायनेकोलॉजिस्ट, अब वो ऑपरेशन सर्जरी करेंगी। तब मुझे महसूस हुआ कि एक्चुअल में पेशेंट की क्या जुड़ाव महसूस करता है अपने डॉक्टर से और कितना भरोसा करता है। उस समय मुझे एक बार और मैं सर्जरी करा रही थी, तो मुझे याद है मेरे एनेस्थेटिस्ट, जो उनको तब तक मैं जानती भी थी, तो मैंने एकदम उनका हाथ पकड़ लिया। तो उसके बाद मुझे लगा कि जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो आए मेरे पास, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल थोड़ी नींद में, थोड़ी बेहोशी में थी। तो उसके बाद से मुझे, और फिर एक जो फीलिंग आई, तो उसके बाद आज की तारीख में जब कोई पेशेंट अपना हाथ बढ़ाती है तो मैं जरूर पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब उसे एक कॉन्फिडेंस, एक जुड़ाव महसूस कर रही है कि अब वो एक सेफ हैंड में है। तो वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट सा, या कुछ कहते, बहुत मेमोरेबल वो था कि जब मैं खुद मरीज, स्पर्श का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी बात। और मैं ना, किसी भी कोई केस हो, जो एक स्टोरी आप मुझे बताना चाहें कि कोई बहुत मुश्किल। कई बार ऐसा होता है कि आप पेशेंट रात में आता है और आप ना आपके पास ब्लड होते हैं, उनका ना मतलब दर्द में छटपटा रहा है, ना ब्लड का अरेंजमेंट हो पाता है, ना कुछ, और हमारे पास कभी कभी एनेस्थेटिस्ट नहीं होते हैं, बेहोशी वाले नहीं मिल पाते, इतनी रात में मरीज आ रहे हैं, तो हमें पेशेंट को रेफर करना पड़ता है, और जिस हालत में कभी कभी करना पड़ता है, तो वो सब हालांकि वो सब सिस्टम का हिस्सा है कभी, लेकिन फिर भी वो सब चीज़ें बहुत पीड़ा देती हैं कि कभी कभी ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ठीक है, जितनी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितना होता है उसमें हम बेस्ट करते हैं। क्योंकि मुझे पता चला कि आपने लव मैरिज की है। हाँ, तो हाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे उसकी शुरुआत हुई कॉलेज के दिनों में, और क्या आपने पहल की या सर ने पहल की थी? मैं इसमें सोचूंगी, थोड़ा सा झूठ ही बोल दूं कि उन्होंने ही पहल की थी। देखिए, हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे। मुझे सच में नहीं याद है कि हम में से किसने पहल की। हो सकता है कि जब आपका इंटरव्यू आए तो वो थोड़ा सा मेरे हस्बैंड डिसएग्री कर जाएं इस बात से कि ये मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन सच में मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम एक बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त के बाद कब हमारे मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग आई और एक इनसिक्योरिटी आई कि अगर हमारी शादी अलग अलग हो जाएगी तो हम एक दूसरे को खो देंगे, तो शायद वो बात थी। और ऐसी हमारी कोई, पहले हमने कुछ ऐसा फर्स्ट साइट वाला, देखिए लव होता नहीं है, ये सब मूवी में होता है, ये उसमें नहीं होता है। हम एक ही कॉलेज में एक ही बैच हमारा था, लेकिन कोई फर्स्ट साइट वाला बात नहीं थी। हम एक अच्छे दोस्त थे और 97 में हमारी शादी हुई। और उस ज़माने में अगर आप देखें तो आज 28-30 साल होने जा रहे हैं इस चीज़ को, तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं एक कायस्थ फैमिली से हूँ और वो एक त्यागी ब्राह्मण फैमिली से, और
हम हैं बनारस से, वो है मेरठ से, और मेरठ और बनारस बिल्कुल पूरब और पश्चिम का कल्चर का जो फर्क है, बोली, भाषा, खाना पीना सब बिल्कुल, तो ये दो कल्चरों का संगम भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और उस समय बड़ा मुश्किल था ये संगम। आज सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन उस जमाने में बहुत मुश्किल था, बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। तो इतना आसान नहीं था। आजकल इंटरकास्ट मैरिज तो खूब हो रही है, माँ बाप सब कर रहे हैं, लेकिन उस समय इतना आसान नहीं था। सर की कोई बात ना उस समय कि आपने कोई आपकी हेल्प की हो उन्होंने, और या कोई आप परेशान हो एकदम वो आ गए हो एक फरिश्ते की तरह? 2-3 बार ऐसा हुआ कि जब जैसे मैं बीमार पड़ी तो उन्होंने मुझे हेल्प की वहाँ पे, मेरे लिए दवाइयाँ लाना। और मैं घर में, मेरे 2 भाई थे तो और फादर, तो हमेशा मैं सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा, भाई ही करेगा ये काम वो कर लेगा, मैं थोड़ा सा आलसी किस्म की थी बाहर के कामों में। बैंकिंग का काम भी नहीं पता था मुझे, वहाँ जाके मैंने अपना बैंक का काम भी इनको ही दे दिया कि सारे मेरे बैंक, उन दिनों वो सब पासबुक्स वगैरह चलते थे, आपको जाना पड़ता था, ऑनलाइन कुछ नहीं होता था। तो इन सब चीज़ों में थोड़ी हेल्प की। धीरे धीरे कब दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदली हमें नहीं पता, लेकिन हाँ वो बहुत हेल्पिंग और ये चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत मुझे अब लगता था कि शायद मेरे फादर से मिलती जुलती थी। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और हालांकि कोई ऐसा नहीं कि मुझे कोई बहुत रोमांटिक लाइन उस समय तब कहते थे, अब तो कब मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी कही हो। हाँ, तब जरूर मैं उनको माधुरी दीक्षित जैसी लगती थी, लेकिन अब तो मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी मेरी तारीफ भी की होगी कि हाँ। तो वो उस समय में की थी उन्होंने तारीफ, थोड़ा बहुत पटाने के लिए कह दीजिए या जो भी, उस समय उन्होंने की थी, लेकिन अब वो एंगल खत्म ही हो गया है। वो देखेंगे इस इंटरव्यू को तो हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा है कि उन्हें पता भी चले, मेरी शिकायत भी पता चलेगी कि तारीफ भी कितनी जरूरी है लाइफ में। लेकिन बहुत सारी बातें जुबान से नहीं कही जाती ना। हाँ, मानती हूँ, मैं मानती हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेडिसिन की दुनिया में ऐसी कौन सी चुनौती है कि जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, लेकिन वो एक चुनौती है वास्तव में? देखिए, सबसे पहले जो मुझे लगता है कि जो पूरे मेडिकल प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो मरीज़ जो एक आता है, जो हमारे सामने और उनके सामने, दोनों के सामने की ये चुनौती है कि वो डॉक्टर को ना भगवान का दर्जा दे देता है, जो नहीं देना चाहिए। हम भगवान नहीं हैं, हम जो कुछ हम कर सकते हैं, देखिए दवाइयाँ अगर 10 दवाइयाँ हैं तो हो सकता है 5 में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट लाए, 3 में वो एवरेज करे और 2 में हो सकता है कोई इफ़ेक्ट ही ना आए, मरीज़ बेकार हो जाता है। तो ये हमारी जो आजकल जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, उसको संभालना एक हमारे डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है कि हम जो हमेशा ये मान के चलते हैं वो लोग कि अगर हम डॉक्टर के पास गए तो बिल्कुल ठीक होके आएंगे। आप कभी उन्हें ये मत मान के चलिए कि वो भगवान है और वो सब कुछ, हर चीज़ का इलाज है। नहीं नहीं नहीं, हम जो कुछ भी होगा, जितना बेस्ट हम कर सकते हैं, हमारे पे जितना कम हो सकता है प्रेशर डालिए। हम बिल्कुल नैसर्गिक तरीके से अपनी जितना हो सकता है हम अपना बेस्ट देंगे, लेकिन भगवान ना समझा जाए हमें। अगर आपको देश का हेल्थ मिनिस्टर या और कोई भी पद ऐसा दिया जाए जो कि आप कुछ भी चेंज करने का आपको अख्तियार मिल जाए, आपको आज़ादी मिल जाए, तो आप क्या बदलाव करेंगे मेडिकल के फील्ड में? सबसे पहले जो जितने भी ये जो दवाइयाँ, सर्जिकल आइटम्स दवाइयाँ जो है ना, उनकी जो MRP है उन पे थोड़ा मैं कैपिंग करूँगी। हालांकि वो माना जाता है कि अगर देखिए कहीं भी किसी भी ऑपरेशन होता है तो उसमें कि इतने हज़ार का या इतना लाख लग गया, इतने, और उसमें इतनी दवाइयाँ लगी, उन दवाइयों से डॉक्टर का कोई फ़ायदा नहीं होता ना, डॉक्टर के पास वो दवाइयाँ जाती हैं। उनको थोड़ी सी उनकी कैपिंग होनी ज़रूरी है, उनके मूल्य निर्धारित होने, हालांकि सबके हैं MRP होती है, लेकिन उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे अभी जो आपने पूछा कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में भी जो हम बातें कर रहे थे, तो सारा ब्लेम जो डॉक्टर पे आता है कि इतना खर्चीला इलाज जो हो गया, तो इलाज अपने आप थोड़ा सा सस्ता होगा। अगर मैं बनी या कुछ मुझे मौका मिला कि इस चीज़ को मैं कर सकूं, तो मैं इसके मूल्य को थोड़ा सा कम करना चाहूँगी।
और बाकी मोदी जी तो कर रहे हैं, एम्स वगैरह बना रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में काम तो बहुत अच्छा हो रहा है कि बहुत सारे एम्स बने हैं, हॉस्पिटल्स, और जो सरकारी अस्पताल भी बहुत दूर दूर तक हर गांव में भी जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान, सब अच्छी चल रही हैं। अगर आप अपने 20 साल के वर्जन को, मतलब जब आप 20 साल की थी और अभी, कोई क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि मैं अगर 20 साल पहले जाऊं तो मैं लौटो तो हाँ, यानी अपने यंगर वर्जन, हाँ, यंगर, उसको क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं बच्चों के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहूँगी। हाँ, और हालांकि मैंने थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस मैंने अपने हिसाब से किया है, मतलब बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है, मैंने फिर भी थोड़ा सा कम रखा है, थोड़ा अपने आप को बैक सीट पे रखा है। मतलब गाड़ी कार चल रही है तो भाई ड्राइवर तो कोई एक ही होगा ना, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों तो गाड़ी नहीं चलाएंगे ना, तो हस्बैंड को चलाने दिया है, मैंने थोड़ा अपने आप को बैक सीट पे रखा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अपने बच्चों को और ज़्यादा समय देना चाहूँगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन छूट जाता है, कि हो सकता है ये हर जितनी वर्किंग मदर है उनकी ये रही होगी। और मैं अपनी जो जनरेशन, सिर्फ अपने ही 20 साल नहीं, अब पुरानी 20 साल को नहीं, किसी भी अपने जो नई यंगर जनरेशन जो आ रही है, जो डॉक्टर है या कोई किसी भी प्रोफेशन में, उसमें मैं थोड़ा सा उनसे भी यही सलाह दूंगी कि अपने अनुभव से कि परिवार के साथ जितना हो सके उतना वक्त बिताओ। वो वापस नहीं आने वाले, एक बार बच्चे चले गए फिर वो वापस नहीं आते हैं। अच्छा, अभी मैं कुछ सवाल करूंगा, उनका आपको एक एक ही सेंटेंस में ही जवाब दें। आपके लिए सफलता क्या है? जिसमें मैं खुश हो जाऊं। खुशी क्या है? मेरी वजह से अगर कोई भी खुश हो जाए, वो मुझे लगता है मेरा दिन बन गया। जीवन क्या है? मेरा परिवार। प्रेम क्या है? बच्चे और पति। अब मेरा एक ये बड़ा गंभीर सवाल, और ये इसको हम कहेंगे एसेंस ऑफ द लाइफ, है ना। मैं जानना चाहता हूँ आपके पूरे जीवन के ओवरऑल एक्सपीरियंस से अभी तक का जो टेन्योर रहा है, आप एक क्या सीख देना चाहेंगे इस दुनिया को, इस समाज को या लोगों को? एक तो आप दूसरों से अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस जिसे कहते हैं, बहुत कम रखिए। मिनिमम आप अपेक्षा आपकी कम होनी चाहिए, तो संतुष्टि आपकी बढ़ जाएगी। जितनी भी ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है। वो मैंने उनके जैसा संतोषी व्यक्ति दुनिया में नहीं कोई देखा, हर हाल में खुश रहने वाली। कारण क्या है कि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है किसी से भी, चाहे मैं हूँ, बच्चे हैं, कुछ भी बहुत छोटी अपेक्षाएं उनकी हैं किसी से भी, तो वो बहुत खुश हैं। तो मैं लगता है कि एक बहुत बड़ा मंत्र है ये लाइफ का। और दूसरा जो लाइफ का एसेंस, जो आने वाली जनरेशन को भी अगर जो फ़ायदा करे, स्पेशली लड़कियों के लिए भी, कि लाइफ में आत्मनिर्भर हो। अभी क्योंकि कुछ समय पहले ही महिला दिवस बीता है, तो लोग इतनी फेमिनिज्म की बातें हो रही हैं कि ये करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। देखिए, औरत को एक समान अधिकार दो, समान अवसर दो, बाकी वो खुद करेगी। इन चीज़ों में अधिकार बराबर दो, अवसर बराबर दो, उसके औरत होने के नाम पे उसको पीछे या कमतर मत आंको। और दूसरा, आत्मनिर्भर बनना हर औरत के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल आप आत्मनिर्भर बनिए और आप अपने पैरों पे खड़े होइए, क्योंकि वक्त का पता नहीं होता कब क्या दिखा दे, और नहीं भी दिखाए तो अगर मेरी तो बहुत हैप्पी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ है, लेकिन आत्मनिर्भरता एक मुझ में जो आत्मविश्वास लाती है, तो वो एक अलग होती है। हालांकि जो घर पे भी जो औरतें हैं जो काम करती हैं, उनका काम भी बहुत बड़ा है, वो शायद हमसे भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी आत्मनिर्भरता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपने पारिवारिक ढांचे को बनाते हुए उसमें नहीं, आप उसके मूल्यों को ज़रूर समझिए। पारिवारिक ढांचे को तोड़ के आत्मनिर्भर बनना कोई वो नहीं है। अच्छा, अगर आपकी पूरी लाइफ पर एक फिल्म बनाई जाए तो क्या नाम होगा फिल्म का? मेरे ही नाम से बन जाए फिल्म तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब
हैप्पीनेस को लेते हुए, कुछ खुशी को लेते हुए बननी चाहिए कि हैप्पी मनीषा या कुछ ऐसे करके बने तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कुछ ऐसा है आपके अनुभव के आधार पे जो आपको लगता है कि मुझे पता है बाकी लोग नहीं जानते? देखिए, मुझे जो लगता है ना कि ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि लोग नहीं जानते हैं। आपका प्रोफेशन तो है ही एक तरफ जिससे आप कमाते हैं, इसके अलावा एक चीज़ ऐसी ज़रूर डेवलप करें आप जो मुझे लगता है कि जिससे आप कमाते नहीं हैं, सिर्फ खुशियाँ कमाते हो और संतुष्टि कमाते हो। नाच गाना, म्यूज़िक, बागबानी, फोटोग्राफी, कुछ भी हो वो ज़रूर करें जिसमें पैसा नहीं आना चाहिए। हाँ, जिसमें आप पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए, वो भी एक आपको डेवलप करना चाहिए। यानी आप अपने जीवन में इसको लागू करते हैं? हाँ, मेरे जीवन में अगर प्रायोरिटी रखूं तो पैसा बहुत तीसरे चौथे पायदान पे आता है। तो मुझे लगता है कि, और लकीली मेरे हस्बैंड के भी लाइफ में पैसे की प्रायोरिटी, तो इसलिए हम थोड़े से मैंने कहीं एक सर्वे पढ़ा था कि हस्बैंड वाइफ में सबसे लड़ाई का मुद्दा जो नंबर 1 जो है पारिवारिक से ज़्यादा पैसा होता है। तो इसलिए हमारे बीच में हम लड़ाई करने के बहाने हम कम ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हम दोनों की प्रायोरिटी में पैसा थोड़ा नीचे है। किसी भी मरीज को ट्रीटमेंट करते समय कभी आपको ऐसा लगा कि आपको बिल्कुल ही अंधेरा छा गया कि भाई अब क्या होगा, और फिर आप उस मुसीबत से निकले? कई बार ऐसा होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब आप करते हैं तो पेशेंट जो है पल्सलेस, बीपी लेस सब हो जाता है। एक बार मुझे याद है दिवाली का समय था, एक दिन पहले, शायद छोटी दिवाली थी, सिजेरियन, जो कि बहुत एक ऐसा ऑपरेशन है जो हम कितना करते हैं और हमने कितने कर डाले आप तक सिजेरियन ऑपरेशन, हालांकि वो बड़ा ऑपरेशन है, पेट खोल के पूरा होता है। उसमें एक बिल्कुल 24-25 साल की लड़की, उसका ऑपरेशन हम कर रहे थे। अचानक ही वो पेशेंट जो है पल्सलेस बीपी, मतलब बिल्कुल उसकी नब्ज़ मिलनी बंद हो गई, बीपी फॉल हो गया, और बिल्कुल सीपीआर देते हैं वो नौबत आ गई। हमने जल्दी, क्योंकि हम सर्जरी हम लोग कर रहे थे, तो हमने फटाफट करके बच्चा निकाला, पेट को से के बंद किया, और हमारे जो एनेस्थेटिस्ट थे एक और डॉक्टर को बुलाया गया, तो उन्होंने तुरंत उसे रिवाइव किया। यंग पेशेंट थी, तुरंत रिवाइव हो गई, वो बच के आ गई। लेकिन वो चीज़ मैं भूल नहीं पाती। उसके बाद वो एक आध महीने बाद आई वो, तो उसने मेरे पैर छुए तो मुझे लगा खुद कि कभी कभी देखिए हम, और स्पेशली हमारे पास तो मरीज़ नहीं आता ना, हमारे पास तो एक औरत आती है जो एक 2 जान है जिसमें हमारे पास वो मरीज़ नहीं है। भाई प्रेगनेंसी कोई मरीज़ नहीं हुआ, बीमारी नहीं है ना वो, तो आप उसमें किसी की जान चली जाना कितना बड़ा, उसके लिए भी, उसके परिवार के लिए भी, और हमारे लिए भी कितना बड़ा सदमा होता है। हम तो बहुत बुरा लगता है कि जब कभी कभी इग्नोरेंस की वजह से कभी कभी 3-3, 4-4 हीमोग्लोबिन लेके लोग आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कभी दिखाया ही नहीं होता डॉक्टर को, कहीं भी इतनी सुविधाएं होने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं दिखाया होता है। तो जब उनकी सर्जरी करो या उनका नॉर्मल भी अगर डिलीवरी होती है तो थोड़ा बहुत ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से वो पेशेंट बिल्कुल पल्सलेस हो जाता है, कभी कभी हालत ख़राब हो जाती है। तो वो सब चीज़ें बहुत दुखदाई होती हैं जो कभी भूलती नहीं है। इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? मैंने अभी बताया ना, हॉबी, हाँ हॉबी होनी चाहिए कोई ना कोई। जैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहे जैसा तैसा मैं खाना बनाती हूँ। और उसके अलावा मुझे डांस का बहुत शौक़ है, मैं डांस करती हूँ, मैं बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ मैं। मुझे लगता है कि फिटनेस होनी चाहिए, कि मतलब मेरी इच्छा है कि मैं 70 साल की उम्र तक भी डांस करूँ और 90 साल की उम्र तक भी सीढ़ी चढ़ूँ। तो इसके लिए मैं अपना जो मैंने जितनी जो कलाएं हैं ना, जो आप जो जिनका भी मैंने डांस है, चाहे नृत्य है, चाहे संगीत है, चाहे फोटोग्राफी, चाहे
आर्ट, चाहे बागवानी, ये सारी जो कलाएं जो हैं आपको जो नेचर के पास आपको ले जाती हैं और आपका स्ट्रेस लेवल ड्रास्टिकली कम करती हैं। तो जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं तो कोशिश करती हूँ, आज की तारीख में भी मैं डांस सीखती हूँ, करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरव्यू आज मैंने लिया है, मैं 10 साल बाद फिर आपका इंटरव्यू करूँगा, आफ्टर 10 ईयर्स। वेरी गुड मैं इंतज़ार करूँगी। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें और नई जिंदगियों को इस दुनिया में लाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। ऐसे ही आप इंटरव्यू लेते रहें, ऐसे ही आपका पॉडकास्ट चैनल आगे बढ़ता रहे।